नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी चांद की चांदनी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू बोली, माँ, हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा बोली, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट ना होने के कितने फायदे हैं। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू बोली, लेकिन माँ, रात को इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा बोली, बेटी, वो देखो, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हम कहाँ अंधेरे में हैं। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर चले जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वो दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता था। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू बोली, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। खुशबू बोली, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहां जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में खेत खरीद लीजिए और मजदूरों से उस पर काम करवाइए। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीद कर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम बोले, बेटी, अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू बोली, पिताजी, यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती। शाम होते ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाती। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करता है।
देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम बोले, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं नाटक यमराज का निमंत्रण। अभिमान सिंह अपने मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? मंत्री कृपाल सिंह, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। रानी महामाया, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुड़गानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुड़गानी बोला, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती हैं, सरस्वती तो आपके जीव रूपी कमल पर बैठी बीड़ा बजाती हैं। आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्र चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ बोले, कम से कम 100 वर्ष तक महाराज। सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक उठ बैठता है। राजा अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत बोला, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है। मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। राजा अभिमान सिंह गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है। मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत बोला हंसते हुए, चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। राजा अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, ये दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। ये हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत बोला, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। राजा अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, ये बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत बोला हंसते हुए, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जोर से बोला, अब चलो जल्दी। राजा अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, पर सच मानिए, मेरे ना रहने से राज का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत बोला, ये तुम सोचते हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर
तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। राजा अभिमान सिंह बोला, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत बोला, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? राजा अभिमान सिंह बोला, सोचते हुए, आप रानी, मंत्री और गुड़गानी भाट से पूछ कर देख लें। यमदूत बोला, अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूं। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूं ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? राजा बोला, हाँ स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढक कर लिटा देता है, स्वयं भेष बदल कर आता है, रानी को बुलाता है। यमदूत बोला, धर्मराज के भेष में, हे महारानी, ये आपके पति का शव है, क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? रानी महामाया बोली, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत बोला, अच्छा अब आप जाइए। मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री बोला, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत बोला, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री बोला, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। यमदूत बोला, अच्छा जाओ, पंडित गुड़गानी को भेजो। पंडित गुड़गानी आता है। जय हो महाप्रभु। यमदूत बोला, तुम राजा के भाट थे, अब वो संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुड़गानी बोला, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, अब तो झूठी प्रशंसा करते करते मैं थक गया हूं। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत बोला राजा से, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मजबूरी। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वो घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन बोला, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर फोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्चा चलाना है, आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था
और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन बोला, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन बोला, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय के साथ पाव भी खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन बोला, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार बोला, जा बेटा, जब पैसे हो जाएं तो जे जाना। रंजन बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं आपका काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन बोला, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है, कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहां से आर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरे भी। रंजन ऐसा भी करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाई। सरता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरता बोली, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता बोली, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सब बना पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन बोला, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता, ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा।
आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता जी को था। रंजन की जिंदगी से तो वे पहले ही जा चुके थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह। इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चूक करने की भी हिम्मत ना पड़ती। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका ना हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात ना थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ न बिगाड़ सकता, परंतु अपनी आफत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहिर ने कहा कि हैं तो इतने बड़े आदमी, पर काम ऐसे करते हैं कि कमीना भी करते हुए लजाएगा। बस इतना कहना था कि बात नमक मिर्च लगकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और बेचारे मैकू की सहमत आ गई। दूसरे दिन डेवढ़ी पर बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो वह इस बार गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो यह जरा का सा घूंट पी कर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से न रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर ही अपने दिल के फफोले फोड़े, किंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बुरिया बिस्तर बांधना पड़ा और गांव छोड़कर चले जाना पड़ा। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते, जो सदा इस बात की टो में रहते कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहका कर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता था। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से उनसे नाराज रहा करते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मत से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे चाहे ना आवे उन्हें जरा भी परवाह न थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह रखते थे। वो बीए फाइनल का विद्यार्थी था, बड़ा ही नेक और सच्चरित युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। 1 वर्ष के बाद एक दिन फिर वो गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ा कर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताजा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराजगी को दूर करने आए थे, कहाँ फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा रिवाल्वर भरा हुआ था। अब हेत सिंह घर पहुंचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाहिबों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक?
बहुत दिनों में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब के किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह तो अपने ही धुन में था। बोला, भैया, क्या मनका कुमार की बहू घर में है? यदि है तो आप उसे वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए वे बोले, हेत सिंह, तुम कल के छोकरे हो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना चाहिए। जाओ भीतर, हाथ मुंह धो और कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ, मनका कुमार की बहू को आप वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब बोले, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप उसे वापस पहुंचाएंगे या नहीं? खेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता, मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब ना सह सके, जेब से रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किन तीनों निशाने ठीक ना पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से साफ बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सख्त सजा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस में उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिससे उसे 7 साल की सजा और हो गई। ठाकुर साहब का बाल भी बांका ना हो सका। यद्यप ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार ना आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो ही रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी अस्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई है। दादा, अब आप इन आदतों को छोड़ दें तो ही अच्छा है। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ जेब से गए और बोले, बेटी, मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास ना हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास ना करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब आए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों ना छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेन, उनका लड़का, भी समझदार हो गया है। उसके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों ना कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेन पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और ये लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर ये लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और उसकी बूढ़ी माँ को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम मात्र की भी न थी। रिमझिम बरसात हो रही थी। पानी बड़ा सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर
नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूड़ियां जरा ठंडी थी। वो ताजा पूड़ियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वो एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। चंपा बोली, पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे ना। होटल यहाँ से करीब ही है, वे कहते हैं कि आप वहीं चल के भोजन कर लें, कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा ना पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा, आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापस आ जाएंगी। क्षण भर तक चंपा ने ना जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दिया। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर में डाल दिया। मोटर 9-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम ना आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता ना था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले, पर जब चंपा कहीं ना मिली तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। परदेश में वह कर भी क्या सकता था, किंतु वहां की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बनी रहती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होती? जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता ना लगा सका तो फिर वह संतोष कुमार के गांव भी ना जा सका। वहीं धर्मशाला में ठहरकर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे के चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवालों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछी हुई थी। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम की कुर्सियां पड़ी हुई थी। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए वह बोली, ये खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी? ये तो यहाँ का रोज का ही कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वो नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ आया था। वहां पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वो सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया, बेटी तुम! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी परिवर्तन।